हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल झारखंड टेट झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग नागपुरी का रिवीजन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और साथ में पेपर 3 का रिवीजन करना शुरू करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम लोग नागपुरी लोक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, नागपुरी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यह नागपुरी साहित्य का पहला लेक्चर होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में पूरा साहित्य को पढ़ेंगे, ठीक है। यह सिर्फ लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य से रिलेटेड है। उसके बाद आप लोगों को लोकगीत पढ़ाया जाएगा, लोक कथा पढ़ाया जाएगा, जो पहेली है, मुहावरा, ये सभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ नागपुरी साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य देखेंगे। इसको वन लाइनर के फॉर्म में कवर करेंगे और फिर हम लोग इसका एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू भी लगभग सिर्फ शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य से लगभग 95 एमसीक्यू बनाया गया है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, ठीक है। आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा वीडियो। बहुत मेहनत करके पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। और उत्पाद सिपाही के लिए जो मंजर भाग 2 पुस्तक है, तो मंजर भाग 2 पुस्तक नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य, जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मंजर भाग 2 का टोटल पीडीएफ दिया जा रहा है, नागपुरी व्याकरण का भी दिया जा रहा है और लोक साहित्य का 2 दिन बाद दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पूरा A to Z आप लोगों को कवर करवाएंगे, ठीक है। आसान कर दिया गया है कंटेंट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। लोक साहित्य, नागपुरी साहित्य, ठीक है। नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा होता है। नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा होता है। साहित्य, या फिर यहाँ पे और कर दिए हैं, ठीक है। साहित्य कर सामान्यतः 2 भेद भेल, मतलब साहित्य का 2 भेद होता है। या नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना है पहले, इसलिए इसे याद रखिएगा, ठीक है, कि नागपुरी साहित्य का 2 निश्चित धारा होता है। कौन कौन सा? तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। शिष्ट साहित्य को परिनिष्ठित भी साहित्य भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग पहले देखते हैं लोक साहित्य के बारे में, ठीक है। लोक साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। साधारणतः मौखिक परंपरा से प्राप्त और दीर्घकाल तक स्मृति के बल पर चले आते हुए गीत और कथा को लोक साहित्य कहा जाता है। मतलब कि जो लोक साहित्य है वह परंपरा पर आधारित होता है और काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा है, ठीक है। उसी को बोला जाता है लोक साहित्य। यह मौखिक परंपरा पर आधारित होता है, ठीक है, और दीर्घकाल से मतलब काफ़ी लंबे समय से आ रहा है हम लोग के पास, ठीक है। स्थूल दृष्टि से लोक साहित्य अलिखित परंपरा प्राप्त साहित्य। देखिए यहाँ पे मौखिक बोला गया है, वहाँ पे अलिखित बोला गया, बात एक ही है, ठीक है, कि जो लोक साहित्य होता है वह मौखिक होता है या अलिखित होता है, बात एक ही है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ ये सब याद करना है। चूँकि लोक साहित्य अलिखित होता है इसलिए एक पुरुष विद्वान नहीं से अपौरुषीय, इसलिए एक विद्वान नहीं से अपौरुषीय भी कहा है, ठीक है, अपौरुषीय भी कहा है, अलिखित होता है इसलिए। आगे देखिए, क्योंकि लोक साहित्य के रचयिता का पता नहीं होता। ये भी याद रखिएगा कि लोक साहित्य के रचयिता का पता नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन इसे भी बनता है कि लोक साहित्य का रचयिता का पता नहीं होता है। यह किसी एक रचयिता की वैयक्तिक अभिरुचि से सीमित ना होकर समाज की भावनाओं का लेखा जोखा सामने रखता है। लोक साहित्य के बारे में बोला जा रहा है कि लोक साहित्य का जो रचयिता होता है उसका पता नहीं होता है। फिर क्या बोला जा रहा है कि यह किसी एक रचयिता के व्यक्तिगत अभिरुचि से सीमित ना होकर, मतलब किसी एक व्यक्ति का जो रुचि है, उसका जो अवधारणा है, उस पर उसी से सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी समाज की भावनाओं का लेखा जोखा हम लोगों के सामने रखता है लोक साहित्य, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे ये रचयिता का पता नहीं होता है, क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। लोक साहित्य अलिखित परंपरा पर आधारित होता है, मतलब यह अलिखित होता है या मौखिक होता है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। आगे देखिए, लोक साहित्य लोक की सहजानुभूति की सरल वाणीगत अभिव्यक्ति है, ठीक है। लोक साहित्य जो है वह किसकी सहजानुभूति की सरल वाणीगत अभिव्यक्ति है? तो लोक की, ठीक है। लोक मतलब पूरा समाज के बारे में बोला जा रहा है, लोक का। लोक साहित्य श्रुति या परंपरा पर आधारित होता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ इम्पोर्टेंट पूरा निचोड़, जो लोक साहित्य का आप लोग का निचोड़ है, तो निचोड़ कंटेंट तैयार किया गया है। इसे बाहर नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में भी बना दिए हैं और साथ में इसका एमसीक्यू भी बना दिए हैं। ये सिर्फ लोक साहित्य का है, साहित्य का है सिर्फ। उसके बाद लोकगीत पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको लोक कथा पढ़ाएंगे, फिर मुहावरा पढ़ाएंगे, सारा कुछ कवर करवा देंगे लोक साहित्य का, ठीक है, साहित्य से रिलेटेड।
आज हम लोग सिर्फ साहित्य में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य देख रहे हैं और उसी का पूरा निचोड़ आप लोगों को बता रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और मेरा कंटेंट भी बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत किए हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, ठीक है। और एक मोटिवेशन सा कमेंट भी कर दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। लोक साहित्य श्रुति या परंपरा पर आधारित होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। यह परंपरा पर आधारित होता है। देखिए, लोक साहित्य परंपरा पर आधारित होता है, शुरू में बता चुके हैं, ठीक है। लोक साहित्य श्रुति या परंपरा पर आधारित होता है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इसका विकास आधुनिक युग में नहीं हो सकता है, ठीक है। देखिए, लोक साहित्य के बारे में बोला जा रहा है कि यह श्रुति या परंपरा पर आधारित होता है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि लोक साहित्य का निर्माण जो है यह आधुनिक युग में नहीं हो सकता है। अब इससे प्रश्न, अगर इस लाइन से प्रश्न बनेगा तो कैसे बनेगा, पूछा जाएगा कि नीचे देवल में, नागपुरी में बोला जाएगा कि नीचे देवल में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। वहाँ पे दे देगा कि लोक, ऑप्शन में पहला देगा कि लोक साहित्य का निर्माण खाली प्राचीन में हो है, दूसरा कि इसका निर्माण आधुनिक में नहीं हो सकता है, तीसरा कि इसका निर्माण आधुनिक में भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि इसका निर्माण आधुनिक में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी चीज़, ऐसे ही प्रश्न बनेगा आप लोगों से। एमसीक्यू आप लोग देखिएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। लोक साहित्य बोलने वालों के द्वारा हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए लोक साहित्य को विकासशील लोक साहित्य कहना सर्वथा उचित है। विकासशील, ठीक है। देखिए, लोक साहित्य जो है वह बोलने वालों के द्वारा, मतलब हम लोगों के द्वारा हमेशा परिवर्तित होते रहता है, इसलिए इसको एक विकासशील लोक साहित्य कहना उचित है। विकासशील, याद रखिएगा, ठीक है। विद्वानों के मत के अनुसार रूढ़िग्रस्त सर्वसाधारण अशिक्षित जनता का साहित्य लोक साहित्य कहलाता है। मतलब अशिक्षित जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण जनता बोलिए, ग्रामीण जन बोलिए, अशिक्षित जनता बोलिए, तो उनका जो साहित्य है उसी को लोक साहित्य बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अशिक्षित या ग्रामीण लोगों का जो साहित्य है उसी को आप लोक साहित्य बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, सभी विद्वान लोक साहित्य को अलिखित मानते हैं, अलिखित होता है, किंतु आज की परिस्थिति में इस मान्यता में परिवर्तन करना आवश्यक है। देखिए, क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग को अलिखित ही बताना है, अलिखित ही बताना है, ठीक है। किंतु आज की परिस्थिति में इस मान्यता में परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि आज लोक रचनाकार रचना कर रहे हैं और वे सभी लिखित होते हैं। अतः वर्तमान समय में यह मत है कि लोक साहित्य मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में मौखिक जो लोक साहित्य है वह लिखित और मौखिक दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं, लेकिन परंपरा पर आधारित यह अलिखित होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस कर पाइएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, किंतु नागपुरी लोक साहित्य का संकलन और प्रकाशन नहीं के बराबर हुआ है। देखिए, बोला जा रहा है, ऊपर में क्या बोला गया है कि लोक साहित्य का वर्तमान समय में, मतलब यह लिखित और मौखिक दोनों होता है, ठीक है, वर्तमान समय में। इसमें बोला जा रहा है कि नागपुरी लोक साहित्य का संकलन और प्रकाशन नहीं के बराबर हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है कि नागपुरी लोक साहित्य का संकलन नहीं के बराबर हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न इससे बन सकता है। ग्रामीण जन द्वारा रचित होने के कारण लोक साहित्य की भाषा स्वतंत्र एवं जीवंत होती है, ठीक है। ग्रामीण जन के द्वारा, मतलब ग्रामीण जनता के द्वारा लोक साहित्य का निर्माण हुआ है या इसका रचना हुआ है, इसलिए जो लोक साहित्य का भाषा होता है वह स्वतंत्र एवं जीवंत होता है, ठीक है। स्वतंत्र होता है, किसी बंधन में यह बंधा हुआ नहीं होता है, मुक्त होता है, ठीक है। आगे देखिए, नागपुरी लोक साहित्य किसी प्रकार के नियमों के बंधनों से मुक्त विस्तृत परिधि वाला स्वच्छंद गति से प्रवाहित एक धारा है। नागपुरी लोक साहित्य जो है वह किसी भी प्रकार के नियम से बंधा हुआ नहीं है, या मुक्त है और विस्तृत भी है, ठीक है। यह काफ़ी फैला हुआ है। तो ये सभी नागपुरी लोक साहित्य की विशेषताओं में पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नियमों से बंधा हुआ नहीं होता है, काफ़ी विस्तृत है, ठीक है, नियमों से मुक्त है, काफ़ी विस्तृत है, ठीक है, और स्वच्छंद गति वाला है, ठीक है। तो इन सभी को याद रखिएगा। नागपुरी लोक साहित्य में आदिम मानव के अवशेष पूर्णतया मौजूद है, ठीक है। जो नागपुरी लोक साहित्य है उसमें आदिम मानव, जो आदि मानव थे, उनका अवशेष पूर्णतया मौजूद है,
तो इन सभी को याद रखिएगा, ठीक है। पूरा लोक साहित्य का निचोड़ आप लोग को बताया जा रहा है, और इससे बाहर प्रश्न बनेगा नहीं। पूरा बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार किया गया है, ठीक है। आगे देखिए, वैदिक साहित्य प्रमुखता, वैदिक साहित्य का हो गया, ठीक है। वैदिक साहित्य का प्रमुखता संहिता भाग मूलतः लोक साहित्य ही है। देखिए वैदिक साहित्य हम लोग पढ़े हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो वैदिक साहित्य का जो संहिता भाग है, संहिता भाग, वह मुख्यतः क्या है, लोक साहित्य है, ठीक है। मूलतः लोक साहित्य है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि वैदिक साहित्य का कौन सा भाग जो है वह लोक साहित्य है, तो संहिता भाग, ठीक है। महाभारत में लोक साहित्य के प्रचुर बीज भरे पड़े हैं। महाभारत में लोक साहित्य के प्रचुर बीज भरे पड़े हैं, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। नागपुरी लोक साहित्य में लोकमानस की प्रवृत्ति समाई हुई है, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य में लोकमानस की प्रवृत्ति समाई हुई है। आगे देखिए, उपलब्ध साहित्य से ऐसा प्रतीत होता है कि नागपुरी लोक साहित्य को इस धरातल पर लाने का अधिकांश श्रेय भक्ति और चेतना का रहा होगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, कि नागपुरी लोक साहित्य के विकास में या इसको धरातल पर लाने में किसका सबसे अधिक श्रेय रहा है, तो भक्ति और चेतना का। आगे देखिए, लोक साहित्य के निर्धारक तत्वों में लोकमानस का विशेष महत्व है। मनोविश्लेषणवादियों ने मानस को के दो मुख्य भेद बताए हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि मनोविश्लेषणवादियों ने मानस का कितना भेद बताया है, तो दो भेद बताया है। कौन कौन, तो चेतन मानस और अचेतन मानस, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकता है कि मनोविश्लेषणवादियों ने मानस के कितने भेद बताए हैं, तो दो भेद बताए हैं। कौन कौन सा, तो चेतन मानस और अवचेतन मानस, ठीक है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, डॉक्टर उप्रेती ने अवचेतन मानस के दो भेद बताए हैं। मानस हमको दो भेद बताया गया, चेतन मानस और अवचेतन मानस, और डॉक्टर उप्रेती ने अवचेतन मानस का कितना भेद बताया, तो दो भेद बताया। कौन कौन सा, तो उपार्जित अवचेतन और दूसरा हो गया उत्तराधिकारी या सहज अवचेतन, ठीक है। उत्तराधिकारी या सहज अवचेतन। लोक साहित्य उत्तराधिकारी मानस या सहज मानस का अभिव्यक्ति है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है आप लोग को। पहले तो याद रखिएगा कि मनोविश्लेषणवादियों ने मानस के कितना भेद बताया, दो। कौन कौन सा, तो चेतन और अवचेतन। फिर डॉक्टर उप्रेती ने अवचेतन मानस का कितना भेद बताया, तो दो भेद बताया। कौन कौन सा, तो उपार्जित अवचेतन और उत्तराधिकारी अवचेतन या सहज मानस, ठीक है। अब आगे उसी चीज़ को आगे उसको बताया जा रहा कि लोक साहित्य जो होता है, हम लोग लोक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लोक साहित्य जो होता है वह उत्तराधिकारी मानस या सहज मानस की अभिव्यक्ति है, ठीक है। हम लोग जो अवचेतन मानस पढ़े, अवचेतन मानस का दो भेद, उपार्जित और उत्तराधिकारी, और जो लोक साहित्य होता है वह उत्तराधिकारी या सहज मानस का ही अभिव्यक्ति है, ठीक है। लोक साहित्य में लोक तत्व मुख्य रूप से अथवा अधिक मात्रा में मिलते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वन लाइनर के फॉर्म में जितना भी साहित्य में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था, वन लाइनर के फॉर्म में सबको बना दिया गया है, और साथ में इसका MCQ भी कर दिया गया है, ठीक है। देखिए, लोक साहित्य में लोक तत्व, याद रखिएगा कि लोक साहित्य में किसका मुख्य रूप से अथवा अधिक मात्रा में मिलता है, कौन चीज़, तो लोक तत्व, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे देखिए, नागपुरी लोक साहित्य में बुद्धि की अपेक्षा हृदय तत्व की प्रधानता होती है, यह भी इम्पोर्टेंट है कि नागपुरी लोक साहित्य में बुद्धि की अपेक्षा किस तत्व की प्रधानता होती है, तो हृदय तत्व की। इसमें सरलता और सुरुचि दोनों का ही संगम है, ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य में सरलता और सुरुचि, ठीक है, कि यह सरल भी होता है और यह रुचि के अनुसार भी होता है, दोनों का ही संगम है नागपुरी लोक साहित्य में। आगे देखिए, नागपुरी का अधिकांश साहित्य पद में सुरक्षित है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भेरी इसको कर लीजिएगा कि नागपुरी का अधिकांश साहित्य किस रूप में सुरक्षित है, तो पद के रूप में सुरक्षित है। परंतु अब गद्य लेखन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। देखिए, पद और गद्य दोनों चल रहा है वर्तमान समय में, लेकिन सबसे अधिकांश साहित्य नागपुरी का किस रूप में सुरक्षित है, तो पद के रूप में सुरक्षित है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार किया हूँ। आप लोग का जितना भी समय, मतलब ये देखिए, लोक साहित्य आप पढ़ने बैठिए बहुत टाइम टेकिंग होता है, उसी को आप लोग को एकदम शॉर्ट कर दिया गया है,
शॉर्ट नहीं, शॉर्ट मतलब कि मतलब ये नहीं कि कंटेंट हटा दिया गया, कंटेंट वही दिया गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट सारा चीज़ जो निचोड़ है आपको नागपुरी लोक साहित्य का, उसको पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए लोक साहित्य का क्षेत्र अब हम लोग देखते हैं। इसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं विस्तृत है। जो नागपुरी लोक साहित्य है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और विस्तृत है। जनसाधारण का रोना, गाना, हंसना, नाचना आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जनसाधारण के रोना, गाना, हंसना सभी इसके अंतर्गत आते हैं लोक साहित्य के अंतर्गत। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार हमारे इतिहास में जो भी सुंदर तेजस्वी तत्व हैं वे लोक में कहीं ना कहीं सुरक्षित है। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कहीं ना कहीं सुरक्षित है। लोक जीवन महासमुद्र है। ठीक है, लोक जीवन को कौन महासमुद्र बोले हैं? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये सब प्रश्न बनता है कि लोक जीवन को महासमुद्र किसने बताया है? नागपुरी में प्रश्न बनेगा कि लोक जीवन के महासमुद्र के कहिए, तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को है। ठीक है, उसमें भूत मतलब जो लोक जीवन है उसमें भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहते हैं। ठीक है, ये सभी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ये सब बात को बोल रहे हैं कि लोक जीवन को महासमुद्र बता रहे हैं और लोक जीवन में क्या क्या होता है, भूत, भविष्य और वर्तमान सभी कुछ संचित रहता है। किसमें? लोक जीवन में। और ये सब बात कौन बोल रहा है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। आगे देखिए, लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है। यह भी बात कौन बोल रहा है? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। लोक संबंधी सभी ज्ञान और अध्ययन में सब शास्त्रों का पर्यवसान है। अर्वाचीन मानव के लिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है। ठीक है, अर्वाचीन मानव के लिए लोक जो है वह सर्वोच्च प्रजापति है। आगे देखिए, पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है। ये प्रश्न पहले एग्जाम में बना है। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम में कि पंडित राम, ये नाम याद रखिएगा, पंडित राम नरेश त्रिपाठी, और इन्होंने लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है। ठीक है, लोक साहित्य जनसाधारण का साहित्य है जिसे लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है। लोक साहित्य क्या है? तो यह जनसाधारण के लिए मतलब आम जनता के लिए साहित्य है जिसे लोक कल्याण के लिए लिखा जाता है। तो यह भी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको भी याद रखिएगा। यह क्षेत्रीय विशेषताओं को लेकर चलता है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोक साहित्य को ग्राम साहित्य माना है और लोक साहित्य जो होता है वह आम जनता के लिए होता है, जनसाधारण का साहित्य है जिसे लोगों के कल्याण के लिए लिखा जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और क्या बोले हैं? लोक जीवन को महासमुद्र बताए हैं और लोक जीवन में क्या क्या संचित होता है? तो भूत, भविष्य और वर्तमान ये सभी चीज़ संचित होता है। ये सभी कौन बताए हैं? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल और क्या बताए हैं कि लोक ही राष्ट्र का अमर स्वरूप है। जो आम जनता होता है वही राष्ट्र का अमर स्वरूप है। ठीक है, हम लोग लोक साहित्य का भेद देखते हैं। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है। आप लोगों को पूरा लोक साहित्य का निचोड़ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिए। 2 लेक्चर में इसको देखेंगे, पहले वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे और फिर इसका MCQ मिलेगा। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि 22 पेज का PDF है ये सिर्फ। चलिए देखते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य के 2 मुख्य भेद बताए हैं। ठीक है, जो डॉक्टर सत्येंद्र हैं उन्होंने लोक साहित्य का 2 भेद बताए हैं। कौन कौन सा? तो लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास साहित्य, जिसको इतर लोक साहित्य भी बोला जाता है। वाणी विलास साहित्य या इतर लोक साहित्य। ठीक है, आगे देखिए, लोक वार्ता साहित्य में किसी समुदाय की लोक वार्ता अभिव्यक्ति भी होती है। इस क्षेत्र से बाहर का समस्त लोक साहित्य को इतर लोक साहित्य है। ठीक है, मतलब डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य का 2 भेद बताया, लोक वार्ता साहित्य और वाणी विलास साहित्य। ठीक है, और लोक वार्ता साहित्य में क्या बोला गया कि लोक वार्ता साहित्य में किसी समुदाय की लोक वार्ता अभिव्यक्त होती है और लोक वार्ता साहित्य से बाहर जितना भी साहित्य होता है वह कौन सा साहित्य होता है? तो वाणी विलास साहित्य या इतर लोक साहित्य होता है। ठीक है, आगे देखिए,
डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती ने लोक साहित्य को निम्नलिखित 6 भागों में बांटा है, यह भी याद रखिएगा। डॉक्टर सत्येंद्र याद रखिएगा, वसुदेव शरण अग्रवाल याद रखिएगा। अब डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती भी याद रखिएगा। कुंदन लाल उप्रेती ने अवचेतन मानस का भी 2 भेद बताया है, उसको भी याद रखिएगा। फिर से डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती का यह है कि इन्होंने लोक साहित्य को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? तो लोकगीत में, लोक कथा में, लोक कहानी में, चुटकुला कहावत में, पहेली में और मंत्र में। ठीक है। और लोकगीत में कौन कौन सा आता है? तो बड़ा गीत, स्वांग गीत, नौटंकी गीत, पूजा जागरण, ये सभी इसमें आता है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा 6 भाग में कौन बांटा है? तो डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती। और डॉक्टर सत्येंद्र कितना भाग में बांटा है? तो 2 भाग में बांटा है। ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। ये तो एकदम याद रख लीजिएगा कि 6 भाग में किस में बांटा है। देखिए इसमें आप देखिएगा तो मुहावरा नहीं है, लोक गाथा नहीं है। तो प्रश्न अगर पूछ दिया जाएगा कि डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती लोक साहित्यकार के भेद नहीं बताया है, और ऑप्शन में रहेगा मुहावरा और लोक गाथा, तो दोनों का आंसर करेक्ट कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनेगा आप लोगों से। ये पूरा प्रश्न ही है, अगर आप देखिए तो हर लाइन से प्रश्न बन सकता है, हर लाइन से, हर लाइन इम्पोर्टेंट है। नागपुरी लोक साहित्य का विभाजन इस प्रकार भी किया गया है। नागपुरी लोक साहित्य का विभाजन देखिए, लोक कथा, लोकगीत, लोक गाथा, लोक कहानी, पहेली, मुहावरा, कहावत, मंत्र। ठीक है। और लोकगीत में फिर ये सभी आ जाएगा, सामान्य गीत, प्रकृति वर्णन गीत, अनुष्ठानिक गीत जिसमें पूजा पर्व त्योहार ये सभी आएगा, और अन्य गीत। ठीक है। नागपुरी साहित्य की 2 निश्चित धाराएं हैं। पहला लाइन यही था, इसे प्रश्न पहले भी बन चुका है। तो नागपुरी साहित्य की 2 निश्चित धाराएं लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, जिसमें हम लोग लोक साहित्य अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य का कोटिक्रम, नागपुरी लोक साहित्य का कोटिक्रम। यद्यपि नागपुरी लोक साहित्य अलिखित है। ठीक है। अलिखित हम लोग जान रहे हैं, परंपरा पर आधारित अलिखित है, लेकिन वर्तमान समय में यह लिखित और मौखिक दोनों होता है। ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? यद्यपि नागपुरी लोक साहित्य अलिखित है, फिर भी इसमें अनेक संस्कारों का विधान देखने को मिलेगा। अलिखित है लेकिन इसमें विभिन्न प्रकार के संस्कारों का विधान देखने को मिलेगा, जिसमें पहला स्तर टोने टोटके का मिलेगा और दूसरा स्तर देवी देवताओं का मिलेगा। ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला स्तर में क्या आपको देखने को मिलेगा नागपुरी लोक साहित्य में? तो पहले स्तर में आप लोगों को देखने को मिलेगा टोने टोटका का, और दूसरा स्तर में देवी देवताओं का मिलेगा। ठीक है। तो अच्छे से हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे आपका जो लोक साहित्य का निचोड़ है उसी को तक रेडी किया गया, कंटेंट तैयार किया गया है। हर लाइन से प्रश्न बन सकता है, रट्टा मार देना आप लोग को सब चीज़ को। ठीक है। टाइम नहीं लगेगा रट्टा मारने में, आप लोग तुरंत रट्टा मार लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एकदम रट्टा पी जाना है इसको। इसमें भूत प्रेत, पितरों, सिद्ध पुरुषों, शमशान तथा अनेक देवी देवताओं का स्थान है। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य हम लोग इसको कर चुके हैं, ऊपर भी देख चुके हैं। लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक, लोक गाथा, लोक सुभाषित। ठीक है। लोक सुभाषित में फिर क्या क्या आता है? पहेली, बुझवेल आता है, मुहावरा, कहावत और मंत्र। टोटल कितना है? देखिए ये नागपुरी लोक साहित्य में टोटल कितना मिलेगा? 8 गो मिलेगा। ठीक है। नागपुरी लोक साहित्य कितना भाग में बांटा गया है? तो 8 भाग में, इसको भी याद रखिएगा। तो यही सब प्रश्न बनेगा, नागपुरी लोक साहित्य में कितना भाग में बांटा गया है। ठीक है। अब हम लोग शिष्ट साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। लोक साहित्य हम लोग देख लिए। देखिए नागपुरी साहित्य का 2 धारा कौन कौन सा? तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य हम लोग देख लिए, पूरा डिटेल में पढ़ा दिए, जितना भी इम्पोर्टेंट लाइन है, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सारा चीज़ बता दिए लोक साहित्य में। ठीक है। अब हम लोग शिष्ट साहित्य पढ़ते हैं, जिसमें पहला है देखिए, शिष्ट साहित्य परिनिष्ठित साहित्य लिपिबद्ध होता है। मतलब शिष्ट साहित्य को ही परिनिष्ठित साहित्य बोला जाता है, और यह कैसा होता है? लिपिबद्ध होता है, मतलब यह लिखित होता है। यह केवल लिखित रूप में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन, इसलिए हर लाइन को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। कि यह केवल लिखित रूप में पाया जाता है। यह नियमों के आलबल से आबद्ध रहता है। ठीक है। मतलब आबद्ध रहता है। शिष्ट साहित्य को जन्म देने का श्रेय नागरिक लोगों को ही है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कि शिष्ट साहित्य का जन्म देने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो नागरिक लोगों को, नगर में रहने वाले लोगों को दिया जाता है। तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आबद्ध रहता है। ठीक है। नियमों से।
आगे देखिए, शिष्ट या नगर साहित्य श्रुति या परंपरा पर आधारित नहीं होता है। देखिए, शिष्ट या नगर साहित्य जो होता है, मतलब शिष्ट साहित्य या नगर साहित्य, शिष्ट साहित्य का रचयिता किसको बोला जा रहा है? नगर लोग, नागरिक लोगों को बोला जा रहा है, इसलिए शिष्ट साहित्य को नगर साहित्य बोला जा रहा है। और नगर साहित्य जो होता है वह श्रुति या परंपरा पर आधारित नहीं होता है, जबकि इससे पहले हम लोग देखे कि लोक साहित्य जो है वह श्रुति या परंपरा पर आधारित होता है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि श्रुति या परंपरा पर आधारित कौन सा साहित्य होएगा, तो आपको बताना पड़ेगा लोक साहित्य होता है, शिष्ट साहित्य नहीं होता है। इसी टाइप का प्रश्न बनेगा। आगे देखिए, विद्वानों के मत के अनुसार सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत जनता की कृति प्रतिष्ठित या शिष्ट साहित्य कहलाता है। वही नागरिक लोग क्या होते हैं? जनरली पढ़े लिखे होते हैं, सुशिक्षित होते हैं, सुसंस्कृत होते हैं, तो उन्हीं का साहित्य को क्या बोला जाता है? प्रतिष्ठित साहित्य या शिष्ट साहित्य बोला जाता है। वही चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है, कि विद्वानों का ऐसा मत है कि जो सुशिक्षित और सुसंस्कृत लोगों का जो साहित्य है वह शिष्ट साहित्य है, क्योंकि शिष्ट साहित्य का रचयिता का श्रेय किन्हें दिया जाता है? नागरिक लोगों को दिया जाता है ना। और जो शिष्ट साहित्य होता है वह कैसा होता है? लिखित होता है, लिपिबद्ध होता है। क्यों? क्योंकि नागरिक लोग भी लिखित होते, पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। ऐसे चीज़ों को लिंक करके पढ़िए। आई होप कि आप लोग को याद हो रहा होगा सारा चीज़, सब कुछ याद हो जाएगा। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में पढ़ा दे रहे हैं। आगे पढ़िए, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी का मत है, ये नाम याद रखिएगा, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। और वे क्या बोले हैं कि शिष्ट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है, ठीक है। लिपिबद्ध होता है, हम लोग तो ऑलरेडी देख रहे हैं कि शिष्ट साहित्य जो होता है। लेकिन अगर नाम दे के बोल दिया जाए कि मतलब कौन बोला है इस बात को, तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी याद रखिएगा, ठीक है। और लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा तथा स्मृति का सहारा नहीं लेता है। जो शिष्ट साहित्य होता है वह लोक साहित्य की तरह परंपरा या मौखिक परंपरा या स्मृति का सहारा नहीं लेता है। इस प्रकार शिष्ट साहित्य के अंतर्गत हस्तलिखित, मुद्रित तथा रेडियो द्वारा प्रसारित रचनाएं आ जाती है, ठीक है। श्रवण कुमार गोस्वामी ये सब बात को बोल रहे हैं कि जो शिष्ट साहित्य होता है वह लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा पर आधारित नहीं होता है, स्मृति का सहारा नहीं लेता है। और इस कारण इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं शिष्ट साहित्य के अंतर्गत? तो हस्तलिखित रचना आती है, मुद्रित रचना आती है, और रेडियो द्वारा प्रसारित रचनाएं आती है। ये सभी को याद रखिएगा, ठीक है। वैसे MCQ भी सबको हम करवा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है। MCQ कैसे बनेगा सब सारा चीज़ तैयार करके रखें, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, वस्तुतः लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य के बीच ऐसी कोई सर्वमान्य विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है जिससे यह ज्ञात हो सके कि किसी साहित्य का कितना भाग शिष्ट साहित्य है और कितना भाग लोक साहित्य। मतलब बोला जा रहा है कि लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य के बीच में अंतर कर पाने के लिए ऐसे कोई हम लोग के पास कोई भी अवधारणा नहीं है, यही चीज़ को बोला जा रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा विभाजक रेखा नहीं है जिसे हम लोग खींच सके कि यह लोक साहित्य है या शिष्ट साहित्य है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साहित्य लोक साहित्य के रूप में ही पनपना प्रारंभ करता है। तो यह लाइन को भी इम्पोर्टेंट, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी साहित्य जो है वह प्रारंभिक रूप में किस रूप में पनपना प्रारंभ करता है? तो लोक साहित्य के रूप में। अगर बोला जाए कि शिष्ट, तो इस लाइन के हिसाब से क्या है कि शिष्ट साहित्य भी शुरुआत में कैसे पनपा होगा? तो लोक साहित्य के रूप में ही पनपा होगा, ठीक है। तो चीज़ों का आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। देखिए आगे, नागपुरी शिष्ट साहित्य चुने हुए कुछ भावों को लेकर सजाई संवारी हुई एक बंधी नहर है जिसे स्वतंत्र रूप से बहने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक। मतलब यह बंधन से बंधा हुआ है शिष्ट साहित्य, जबकि लोक साहित्य जो है वह बंधन से मुक्त होता है। शिष्ट साहित्य उपार्जित और चेतन मानस की अभिव्यक्ति है। देखिए, लोक साहित्य के बारे में पढ़ाए थे क्या कि लोक साहित्य जो है वह, यहाँ पे देखिए 1 मिनट लगेगा, दिखा दे रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ पे है कि लोक साहित्य जो होता है वह उत्तराधिकारीय मानस या सहज मानस की अभिव्यक्ति है, ठीक है। जबकि शिष्ट साहित्य उपार्जित अवचेतन मानस की अभिव्यक्ति है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि लोक साहित्य कौन सा मानस की अभिव्यक्ति है? तो उत्तराधिकारीय मानस की अभिव्यक्ति है। और उपार्जित अवचेतन मानस की अभिव्यक्ति कौन सा है? तो शिष्ट साहित्य है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना आप लोगों को, 2-3 बार देखिएगा सब याद हो जाएगा, और MCQ कर लीजिएगा तो और दिमाग में सब आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, शिष्ट साहित्य में लोक तत्व कम अथवा बिल्कुल ही नहीं मिलते हैं।
शिष्ट साहित्य में लोक तत्व जो होता है वह कम होता है या एकदम कम होता है या बिल्कुल नहीं मिलता है। तो पूछा जाएगा कौन सा साहित्य में लोक तत्व कम होता है, तो आपको बताना पड़ेगा शिष्ट साहित्य में, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोक साहित्य में जो लोक तत्व होता है उसकी बहुलता होती है, बगरा होता है। ठीक है। शिष्ट साहित्य मुनि मानस की रचना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से प्रश्न बन सकता है, इसलिए हर लाइन में आपको फोकस बनाना है, हर लाइन में। ठीक है। शिष्ट साहित्य किनकी रचना है, तो मुनि मानस की रचना है, मुनि मानस की। शिष्ट साहित्य की रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो नागरिक लोगों को दिया जाता है, जबकि लोक साहित्य की रचना का श्रेय किन्हें दिया जाता है, ग्रामीण लोगों को, अशिक्षित लोगों को। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नागपुरी लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य का आंतरिक संबंध। ठीक है। यह भी वीडियो इतना ही रखते हैं। ठीक है। और एक वीडियो में इसको पूरा करेंगे, उसके बाद MCQ करवा देंगे। ठीक है। इतना ही वीडियो रखते हैं। शिष्ट साहित्य तक देख चुके हैं, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य देखे हम लोग, और नागपुरी लोक साहित्य एवं शिष्ट साहित्य का नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में, बहुत डिटेल में किया हुआ है। हर लाइन में फोकस बनाना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है। वीडियो को लंबा करने से भी थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है। तो इसको आगे पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, और हर लाइन में आप लोग फोकस बनाइए। ठीक है। लोक साहित्य क्लास स्टार्ट हो चुका है। लोक साहित्य में हम लोग आज लोक साहित्य साहित्य में लोक साहित्य और ये देख लिए शिष्ट साहित्य। उसके बाद आगे जो भी है इसको करेंगे, फिर नागपुरी लोकगीत हम लोग करेंगे, मुहावरा करेंगे, लोकोक्ति करेंगे, और इस तरह से पूरा आप लोग का लोक साहित्य कंप्लीट करवाया जाएगा MCQ के साथ। ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको मेरा मेहनत भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है। और एक बात कि PDF जिनको भी चाहिए हो, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखिए और पढ़िए, फिर मिलते हैं। थैंक यू।